नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में वीडियोस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत डिटेल से किया हुआ था। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को, एमसीक्यूज को, जिससे कि हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई, यानी कि इसका कालक्रम क्या था? 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, या फिर हमारा डी ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप सब, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में ये सब बता चुका है, तो आप सब पहले खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यह कैसे निर्धारित होता है? तो यह कार्बन रेडियो एक्टिविता पद्धति के अंतर्गत हम लोग इसका निर्धारण करते हैं। कोई भी पुरानी चीज़ों का उसका कालक्रम कैसे निर्धारण किया जाता है? तो कार्बन रेडियो एक्टिविता पद्धति से इसका निर्धारण किया जाता है। इसकी जो खोज थी वह जॉन लोगी बियर्ड ने की थी। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1901, बी है 1921, 1922 या डी 1826। ठीक है, तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा, यहाँ पर है हड़प्पा, हम सभ्यता नहीं हड़प्पा स्थल लिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो हमारे स्थल की खोज हुई थी वह सिंधु घाटी सभ्यता में वह हड़प्पा ही थी। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901, 1921, 1922 या फिर 1826। तो हड़प्पा स्थल की जो खोज है वह 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और हड़प्पा हमारा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा मैंने आप सबको बताया था कि हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर, ठीक है। कुछ ऑप्शंस पे भी इसको और देख लेते हैं। 1922 में किसकी खोज हुई? 1922 में जो खोज हुई थी वह मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से बहुत चीज़ें उत्खनन कर बहुत चीज़ें प्राप्त हुई। अगर 1826 की बात करें तो 1826 ईस्वी में ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने बताया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने बताया था। किसने बताया था? चार्ल्स मेंसन ने। और ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि उन्होंने जाना है कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी, सबसे पहले बताया किसने कि हड़प्पा नामक एक सभ्यता हो सकती है, तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने बताया कि हड़प्पा नामक एक सभ्यता हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का
सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का ज्ञान, ऑप्शन हम लोग यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखते हैं। अभिलेखों से, हमारा दूसरा ऑप्शन है ताम्रपत्रों से, तीसरा है पुरातात्विक उत्खनन, पुरातात्विक उत्खनन से, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? तो एक बार देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम लोगों ने जाना कि सिंधु घाटी नामक एक सभ्यता भी है। सभ्यता जो होती है वह मानव विकास को दर्शाती है कि किस प्रकार मानवों का विकास हुआ, पहले वह क्या क्या चीज़ें खोजे, आग का आविष्कार कैसे हुआ, ये सब बातें। तो हमारे ऑप्शन है कि अभिलेखों से, ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पुरातात्विक उत्खनन से, ना ही हम लोगों ने इसके अभिलेख तो मिले हैं लेकिन हम लोगों ने उसे पढ़ नहीं पाया है। तो इसके जो पुरातात्विक उत्खनन है, यानी कि जहाँ जहाँ से हमने खुदाई करके, जैसे कुछ भी चीज़ मिल रहा है, गेहूँ व जौ के साक्ष्य मिल रहे हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिल रहा है, तो इससे हम लोग जान रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पूर्वज, कैसे कैसे हमारे जो पीछे के लोग थे वह रहते थे। तो पुरातात्विक उत्खनन यानी कि उत्खनन करके, खुदाई करके हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। देखते हैं दोस्तों इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ब्राह्मी, या फिर हमारा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो लिपि जो होती है जिससे हम लोग आसानी से उस भाषा को पढ़ पाते हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, इंग्लिश की है रोमन, उसी प्रकार संस्कृत की है ब्राह्मी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी, द्रविड़, भाव चित्रात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको वीडियोज में पढ़ाया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र मतलब भाव चित्रात्मक का मतलब यह होता है कि हम लोगों ने इसे देखा है, इस चित्रों के द्वारा हम लोग अपने भावों को प्रकट कर पाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कालीबंगा, बी लोथल, सी सुतकोदड़ा, या फिर डी, बी एंड सी दोनों। तो ठीक है दोस्तों,
देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। पतन नगर किसे बोलते हैं, तो पतन नगर हम लोग बोलते हैं बंदरगाह को। बंदरगाह जहाँ पर व्यापार होते थे, मालों का, सामानों का आयात और निर्यात होता था। पतन नगर यहाँ पर पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पतन नगर किसे कहते हैं, तो बंदरगाह को ही हम लोग पतन नगर कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन थे, कालीबंगा, लोथल, सुतकोदड़ा या फिर बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी और सी दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन कौन सा था, तो लोथल और सुतकोदड़ा। ठीक है, लोथल जो था वह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, यानी कि इसे लोकल भाषा में क्या बोला जाता था। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से बहुत सारी खुदाई करते वक्त बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, जैसे हमारा बृहद स्नानागार जो कि एक आश्चर्यचकित जनित एक हमारा कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग है या फिर एक स्थल बनाया गया है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, कंकालों का टीला, बी दासों का टीला, उसके बाद हमारा सी ऑप्शन है मृतकों का टीला, हमारा डी ऑप्शन है कूपों का टीला। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला या फिर कूपों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, यह हमेशा एग्जाम में हमारा मतलब पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मृतकों का टीला। एक और इसे मोहनजोदड़ो को हम लोग नखलिस्तान बाग भी बोलते हैं, नखलिस्तान बाग। क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला, या फिर हम लोग इसे, ये वाला थोड़ा एग्जाम में मतलब ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है नखलिस्तान बाग। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं और प्रश्नों को। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में पूछे जाए और पूछे भी गए हैं। ठीक है, हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। हवन कुंड जो हम लोग अपने यज्ञ, घरों में यज्ञ या फिर जो भी होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं कालीबंगा, बनावली और सी ऑप्शन है लोथल या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो हवन कुंड जो हम लोग यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं हवन करने के लिए, तो हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा, बनावली, लोथल या फिर इन सभी जगहों में। तो हवन कुंड जो के साक्ष्य है वह इन सभी जगहों पे मिलते हैं। इसको याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों, तो क्लब तो हम लोग जाते हैं तो थोड़ा वहाँ पर जोश, थोड़ा आग ये सब से करके हम लोग इसको कनेक्ट कर याद कर सकते हैं कि क्लब थोड़ा वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग डांस करते हैं तो थोड़ी हम लोगों के अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है, तो क्लब से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि कालीबंगा, लोथल और बनावली इन तीनों जगहों से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, लोथल और बनावली से क्या के साक्ष्य मिले हैं, तो हमारे हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है जिसकी वजह से हम एक ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप
चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका है, पूरी उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम कहाँ तक सब कुछ फैला हुआ था। ये सब मैंने पढ़ा दिया है आप सबको। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वह मांडा यानी जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। ये जैसे जैसे मैं आप लोग को MCQ करा रही हूँ, आप सबका रिवाइज भी होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में है मांडा, और ये किस नदी के किनारे है, तो यह है चिनाब नदी। देखिए, इसका तो याद करना एकदम मांडा आसान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक नदी है चिनाब नदी। तो मांडा हमारा, दैमाबाद जो है वह दक्षिण में है। तो दक्षिण और दैमाबाद दोनों कनेक्ट हो जा रहा है। तो दक्षिण का ये हो जाएगा, यह दक्षिणी सीमा है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा है। यह किस नदी के किनारे है, तो दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो दक्षिण में हमारी बहती है गोदावरी नदी। ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर जो है हमारा वह पूर्व में यानी कि मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ शहर में है। ये है मेरठ में आलमगीरपुर। और यह किस नदी के किनारे है, तो यह जो है वह हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे। उसी प्रकार हमारा ये है सुतकांगेडोर जो कि हमारे बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के। ये सब याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि जैसे जैसे आप नोट्स बनाते हैं, 2-4 बार उसको देखते हैं, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो सुतकांगेडोर जो है हमारा वह दास्क नदी के किनारे, और यह कौन सी सीमा है, हमारी पश्चिमी सीमा है। ये आलमगीरपुर हमारी पूर्वी सीमा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वह मांडा तक, दक्षिणी दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं और सिंधु घाटी सभ्यता के MCQs लेकर आऊँगी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।